हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ जुलाई अगस्त में 2021 में जो अभी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका बीए थर्ड ईयर में एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है जिन स्टूडेंट्स के पास, तो उसमें एजुकेशन फिफ्थ का पेपर में आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। तो व्यूवर्स, ये भी जुलाई 2021 में और अगस्त 2021 में जो पेपर्स हुए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो उसकी बुकलेट मैंने अवेलेबल करी है और उसको सॉल्व करके मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बुकलेट सीरीज ये पी है मेरे पास, और ये बुकलेट वही है जो एग्जाम में आई थी, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़े से ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली थोड़ा सा मैटर नहीं मिल पाता है। तो ये बुकलेट वो स्टूडेंट्स हैं डिस्कस मैं उनके साथ करूंगा। थोड़ा सा इसमें माफ़ी चाहूँगा कि इंग्लिश में मैं निशान नहीं लगा पाया हूँ, तो उससे पहले ही मैंने पीडीएफ फाइल इसकी बना ली है। तो जो ऑप्शन हिंदी में है वही ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सी लगा है तो सी और बी लगा है तो बी, तो जो हिंदी में लगा हुआ वो इंग्लिश में है। तो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके आंसर्स देख सकते हैं। व्यूवर्स, फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के जिस भी किसी कॉलेज में या प्राइवेट में आप पढ़ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आपके एग्जाम अब मुझे लगता है कि शायद मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो पाएंगे, क्योंकि 20 फरवरी से तो यूनिवर्सिटी के शायद एग्जाम अब नहीं हो पाएंगे। तो जैसे भी है तो आप अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। पीडीएफ फाइल आप केवल 10 रुपये पे करके गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे से आप मेरे मोबाइल नंबर जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आप 10 रुपये में ये बुकलेट आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, ठीक है ना। सारी मैं स्टडी कर चुका हूँ 2016, 17, 18, 19, 20, 21, तो 10 रुपये एक ईयर की है। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज दे के ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पेपर आता है आपका। तो शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो शिक्षा जो है वो एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में। इनोवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई तो वो हुई इनोवेट से। नवाचारों की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो तीनों ही हैं, सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनसंचार के माध्यम। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। व्यूअर्स, निशान इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि जब बच्चे एग्जाम टाइम में मुझसे पीडीएफ परचेज करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है लास्ट का पेज देखने में, ठीक है। और ये जो बुकलेट है एक्चुअली 38 पेज की है, तो बच्चों को 38, 39 पेज बार बार देखना पड़ेगा अपने आंसर के लिए। तो इसलिए मैं निशान लगा देता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर आंसर मत लगाइए, लेकिन आंसर लगाने की मजबूरी है, क्योंकि बच्चे जब पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं तो बार बार लास्ट पेज देखते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा निशान लगाना पड़ता है। तो ये रिवीजन पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि एक आपको पेपर का बेसिक आइडिया हो जाए कि पेपर जो है वो किस तरीके का आता है। निम्न में से नवाचार शिक्षण अभ्यास कौन सा है? तो देखिए, अन्वेषण विधि, टोली शिक्षण और शैक्षिक खेल, ये तीनों ही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, उपयुक्त सभी। शिक्षा के न्यूनतम आयाम का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि विद्यार्थियों द्वारा आधुनिक तकनीक द्वारा एवं नए विचारों की शिक्षा ग्रहण करना। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो 11 दिसंबर 1946 को हुई यूनिसेफ की स्थापना, ठीक है। 11 दिसंबर 1947 को। यूनिसेफ का मुख्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ के प्रथम चेयरमैन व संस्थापक कौन थे? तो वो थे लुडविग रेचमैन। व्यूअर से तीनों क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप मेरी इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, एजुकेशन फिफ्थ के नाम से है, न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन के नाम से ही, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा दोनों पेपर्स की। यूनिसेफ की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। निम्न में से कौन सा यूनिसेफ का योगदान है? तो ये आपातकालीन सहायता तथा पुनर्वास संबंधी कार्य करती है संस्था, और स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था करती है तथा अन्य नगरीय सेवाएं उपलब्ध भी कराती है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए और बी दोनों। भारत में
यूनिसेफ ने सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो ये 1948 में किया था। 46 में इसकी स्थापना हुई थी, 1946 में, और 1948 में जो है भारत में इसने सक्रिय रूप से अपना कार्य करना शुरू किया था। ECCE का पूरा नाम क्या है? तो यह है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड संस्था होती है यूनिसेफ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ECCE का भी पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECCE के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है? तो ये आपका 0 से 6 वर्ष तक का आता है। ICDS का पूरा नाम क्या है? तो वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ICCDS जो कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 1975 में प्रारंभ हुआ था। संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल है 45 का संबंध किससे है? तो वो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से है, ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से। ICDS कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है? तो पूरक पोषण और टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच, तो ये सभी इसमें शामिल है ना, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। प्रथम भारतीय पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, तो ये गिज्जू भाई ने की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है पहले। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A सम्मिलित कर 6 से 14 वर्ष उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बना? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो ये 86वां संशोधन हुआ था और 2002 में हुआ था। निम्नलिखित में से आंगनबाड़ी का कौन सा उत्तरदायित्व है? तो तीनों ही हैं, पूरक पोषाहार भी है, स्कूल पूर्व शिक्षा भी है, और स्वास्थ्य एवं जनसंख्या शिक्षा भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम बालवाड़ी संस्था की स्थापना हुई? तो ये महाराष्ट्र में हुई। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा केंद्रों की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर हुई, ध्यान रखेंगे, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सर्व शिक्षा अभियान में क्या सम्मिलित है? तो इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा शामिल है। प्रथम के संस्थापक कौन थे? तो वो थे माधव चरण। प्रथम के संस्थापक जो थे वो माधव चरण थे, ठीक है। प्रथम को सहायता मिलती है, तो जो यूनिसेफ है प्रथम से इसको सहायता मिलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ही ठीक है कि प्रथम सन 1994 में मुंबई से शुरू हुआ था। प्रथम के साथ कौन जुड़ा हुआ नहीं है? तो जो यूनेस्को है वो नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, बाकी ICICI बैंक, विश्व बैंक और रिलायंस उद्योग ये तीनों जुड़े हुए हैं। एडुकॉम्प की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान किस सन में आरंभ हुआ था? तो ये सन 2001 में हुआ था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी सन 2004 से। लोक जुम्बिश किस राज्य में शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राजस्थान से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जुम्बिश का उद्देश्य नहीं है? तो जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है जो आज के समय में चल रहा है वो लोक जुम्बिश का जो उद्देश्य है वो नहीं है। मुक्तांगन कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? तो ये लोक जुम्बिश के अंतर्गत आता है। मासिक पत्रिका चकमक प्रकाशित की जाती है, तो ये एकलव्य द्वारा प्रकाशित की जाती है। एकलव्य से रिलेटेड स्टूडेंट्स 4-5 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन एकलव्य के बारे में सही नहीं है? तो यह एक सरकारी संगठन है। देखिए, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ध्यान रखना। तो ये कथन सही नहीं है इसमें कि यह एक सरकारी संगठन है, ध्यान रखेंगे। महिला समाख्या योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1989 में की गई थी। किस राज्य में महिला समाख्या योजना या लागू नहीं है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जिसमें महिला समाख्या योजना लागू नहीं है और अभी तक भी लागू नहीं है। महिला समाख्या कार्यक्रम की वित्तीय सहायता का मुख्य स्रोत है। तो जो हॉलैंड की सरकार है उससे टाई अप हो रखा है इसका। तो हॉलैंड सरकार जो वित्तीय सहायता देती है महिला समाख्या कार्यक्रम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समुदाय का है? गांव। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता जो है वो सबसे कम है? तो बिहार की सबसे कम है और केरल की जो है वो सबसे ज्यादा है। भारत में कौन से जिले को सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? ठीक है, तो ये एर्नाकुलम, याद रखेंगे, पूर्ण साक्षर एर्नाकुलम ये जिले का नाम है, जैसे मेरठ एक जिला है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये सन 1978 में हुई थी। किस राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो अभी तक तमिलनाडु में नहीं है ना। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है कि जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो अभी तक भी शुरुआत नहीं की अपने यहाँ पर। जवाहर नवोदय विद्यालय के संबंध में कौन से कथन सही है? देखिए, तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, तीनों कथन की ये कक्षा 6 से 12 तक है। कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा से प्रवेश होता है इसमें और 75% सीट ग्रामीण क्षेत्र से इसमें भरी जाती है ना। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नवोदय विद्यालय समिति का चेयरमैन कौन होता है? तो वो मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित आयु वर्ग क्या है? तो 15 से 35 वर्ष। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 5 मई 1988 को हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत जो थी ये सन 1987 में हुई थी। ठीक है, सन 1987 में, ध्यान रखेंगे। जीवन कौशल शिक्षा आवश्यक है। तो ये प्रभावी ढंग से जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए है। जीवन कौशलों का मूल्य है। तो ये जीवन कौशलों का मूल्य अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना है। वह अवधारणा जो व्यक्तियों को आस्था या संस्कृति की व्याख्या करती है तो वो कहलाती है, तो उसको हम मनोभाव कहलाते हैं ना, एटीट्यूड कहते हैं हम उसे। गहन विचार के लिए आवश्यक मूल गुण है। तो देखिए, खुलापन, लचीलापन और दृढ़ता, तो ये जो है तीनों ही हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर नेटवर्क जिसे एक इमारत के अंदर ही उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, तो पूरा नाम है इसका। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो जो याहू है वो वेब ब्राउजर नहीं है, ध्यान रखेंगे। 1 टेराबाइट मेमोरी होती है, कितने के बराबर? तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 केबी है ना, किलोबाइट। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो बी ऑप्शन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही नाम है। सीडी रोम में फाइल कॉपिंग की प्रक्रिया कहलाती है। जब सीडी रोम में हम फाइल कॉपिंग करते हैं तो उसे हम बर्निंग कहलाते हैं, उसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत सूचना भेजने का साधन है? तो व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर, ये तीनों ही हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का
आउटपुट डिवाइस है। देखिए जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उस पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से टेलीविजन का शैक्षणिक चैनल कौन सा है? देखिए टेलीविजन का शैक्षणिक चैनल जो है वो ज्ञान दर्शन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ज्ञान दर्शन। चलिए नेक्स्ट है, अशाब्दिक संप्रेषण में नहीं आता है। तो शब्द जो है वो अशाब्दिक जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें नहीं आता। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। सेल फोन द्वारा भेजी जाने वाली सूचना का रूप होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। संप्रेषण और दूसरा हिंदी में वर्ड होता है संचार का वह साधन जिसमें एक स्रोत से बहुत सारे प्राप्तिकर्ताओं को सूचना भेजी जाती है तो वो कहलाता है, तो हम उसको जनसंचार कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक व ऑप्टिकल उपकरणों द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को कहते हैं तो हम उसे कहते हैं सूचना प्रवाह। निम्न में से कौन सा प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? तो वह है सूचना का एकांगी हस्तांतरण। टीवी कार्यक्रमों में से संबंधित जो टीआरपी पद है उसका पूरा नाम, अक्सर आपने सुना होगा इस चैनल की टीआरपी बहुत ज़्यादा जा रही है, इसकी टीआरपी बहुत कम जा रही है, वैसे भी अब चुनावी माहौल चल रहा है तो टीआरपी का बहुत ज़बरदस्त बार बार वर्ड यूज होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। देखिए टेलीविजन से मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक है? यानी उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहला होता है संदेश। संदेश जो है वो संप्रेषक तक पहुंचता है, फिर उसका माध्यम देखा जाता है, फिर उसके बाद ग्रहीता जो रिसीवर होता है उस पर इफेक्ट क्या होता है, तो वो इसमें सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक प्रकार का संप्रेषण कहा जा सकता है तो उसको हम ऑडियो विजुअल टू वे यानी कि दृश्य श्रव्य दृश्य द्विपथीय हम उसको कह सकते हैं। भारतीय उपग्रह एडुसेट को शिक्षा के कार्य क्षेत्र में छोड़ा गया। तो जो एडुसेट जो है ना एक्चुअली वो एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, इंडियन सैटेलाइट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसको 20 सितंबर 2004 को छोड़ा गया था। अधिगम के एक माध्यम के रूप में शैक्षिक रेडियो की विशेषता है। तो दोनों ही है कि इसकी सहायता से विस्तृत क्षेत्र में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और यह अधिक व्यय साध्य माध्यम नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए और बी दोनों। ई लर्निंग में सम्मिलित है तो तीनों सम्मिलित है, वेबसाइट सूचना भी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी और इंटरनेट भी। जो डी ऑप्शन करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। मूक का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूक का पूरा नाम है इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। निम्नलिखित में से किसको ई लर्निंग को उसके दोष के रूप में जाना जा सकता है? तो इसमें आईटी निपुणता ये एक दोष के रूप में माना जाता है इसको। आभासी कक्षा की व्याख्या सबसे सही की जा सकती है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है कि इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन अधिगम वातावरण बनाना। निम्नलिखित में से यूजीसी की जो वेबसाइट है वो कौन सी है? ध्यान रखेंगे। तो सी ऑप्शन www.ugc.ac.in है ना, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का जर्नल नहीं है? तो जो नई शिक्षा है वो एनसीईआरटी का जर्नल नहीं है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, यूजीसी की हुई थी 1953 में और एनसीईआरटी की हुई थी 1961 में। नेशनल टैलेंट सर्च परीक्षा का संचालन होता है
तो ये भी NCERT के द्वारा होता है। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है उपलब्ध कराना। तो वो है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। जर्नल स्कूल साइंस प्रकाशित होता है तो किसके द्वारा? ये भी जो है NCERT के द्वारा प्रकाशित होता है, ध्यान रखेंगे। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त कारक क्या है? तो वो है शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा खुला यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है? तो इग्नू, सबके बारे में जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। शैक्षिक प्रबंध में सम्मिलित है तो तीनों ही है, पर्यवेक्षण भी और बजट बनाना भी और नियोजन भी, तो तीनों ही सम्मिलित है। डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है तो तीनों है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, समानता की भावना का विकास करना, योग्य व कुशल नागरिक तैयार करना, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें उपयुक्त सभी। NCERT का मुख्य कार्य राज्य शिक्षा विभागों के प्रसार कार्य में सुधार को केंद्रीकृत करने से है, तो वो है माध्यमिक शिक्षा के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इवान इलिच द्वारा लिखी गई है? तो वो है डी स्कूलिंग सोसाइटी, ठीक है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। किस शहर में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है नई दिल्ली। जीवन कौशल उपागम तीनों निम्न 3 अवयवों को धारण व संतुलित रखता है, तो वो है ऑप्शन ए, समानुभूति, अभिवृत्ति एवं कौशल। उच्च शिक्षा को सब वित्त पोषित बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी जनार्दन रेड्डी समिति ने। यानी आजकल जो स्टूडेंट, देखिए, एक तरफ अगर हम मेरठ कॉलेज की बात करते हैं तो वो एक सरकारी कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे फीस बहुत कम है। दूसरी तरफ हम किसी सेल्फ फाइनेंस कोर्स की बात करते हैं कॉलेज की, है ना, जिसमें फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बीकॉम वहाँ से करते हैं तो वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपये वहाँ की फीस होती है, तो वो सब वित्त पोषित हो गए, यानी कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हो गए, तो वहाँ पे फीस ज़्यादा होती है ना। तो ये सिफारिश की थी कि इंडिया में सब वित्त पोषित बनाया जाए उच्च शिक्षा को, तो जनार्दन रेड्डी कमेटी ने बनाया था, जो सन 1992 में गठित की गई थी। दूरस्थ शिक्षा के प्रचलन में उल्लेखनीय योगदान है, तो वो संचार साधनों और संप्रेषण माध्यमों के विकास ने दिया है। NMEICT का पूरा नाम क्या है? देखिए, ये एनटीए नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष यानी कि जो विजिटर होता है वो कौन होता है? देखिए, भारत का राष्ट्रपति। अगर इस क्वेश्चन में आता कुलाधिपति, ठीक है, तो जो कुलाधिपति होता है वो होता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री से कभी भी कोई मतलब नहीं होता यूनिवर्सिटी का, तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो जो कुलपति होते हैं उसको हम कहते हैं वाइस चांसलर, ठीक है ना। एक होते हैं कुलाधिपति, तो वो होते हैं राज्यपाल, और जो ये विजिटर होते हैं तो ये कुलाध्यक्ष है, तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। DPEP का पूरा नाम क्या है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। चलिए, नेक्स्ट है पोस्ट कॉर्ब में CO का क्या अर्थ है? तो यह है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। UGC का कार्य क्या है? देखिए, तीनों ही कार्य हैं UGC के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान देना, अनुसंधान के लिए मानक बनाना, उच्च शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार को सलाह के रूप में कार्य करना, और डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी
तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज की है तो वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पत्राचार शिक्षा की विशेषता है। तो ये पत्राचार यानी जिससे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन कहते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं कि जो अधिगम सामग्री जो है वो डाक के द्वारा भेजी जाती है, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और ये सस्ती एवं किफ़ायती भी होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तो ये व्यूवर्स आपका क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत जल्दी में समझाने का प्रयास किया। देखिए फिर भी 25 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है, क्योंकि अगर मैं स्पीड में नहीं कराऊंगा तो ये 100 क्वेश्चंस बताना और कुछ बातों को समझाना बीच बीच में थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में अब कराता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत स्पीड में कराते हैं आंसर लगा के, तो ये मैं बार बार बता देता हूँ कि बेटा ये वीडियो जो है एक मेरी रिवीजन पर्पज से बनाई जाती है कि जिससे 25-26 मिनट की वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो आपके रिवाइज हो जाए और जो भी बच्चे मेरी ये वीडियो देखें ताकि उनको बेसिक आइडिया हो जाए कि ये आप क्वेश्चन पेपर देखें, अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी देख लें कि एजुकेशन का पेपर जो है वो इस तरह का आता है। तो बच्चों आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, इसी नाम से बनी हुई है। 2016 से सारे क्वेश्चन पेपर इसमें ऐड हैं। थोड़ा सा आपको मैं बेसिक आइडिया भी दूंगा कि आपको कौन कौन से ईयर के पेपर रिवाइज कर लेने चाहिए। थैंक यू।